स्टूडेंट देखिए, अभी जो है हम जो हमारा पार्ट पहला चल रहा है उसका आखिरी के घटक कुछ बचे हुए हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसमें से देखिए आखिरी वाला घटक है संवेग की अविनाशिता का नियम। तो जो संवेग की अविनाशिता का नियम, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो संवेग होता है ना, वेग में वाला होने वाला परिवर्तन, तो उसके बारे में कुछ हम बोलते हैं। तो देखिए वहाँ पे बताया गया, माना पिंड ए का द्रव्यमान m1 है। द्रव्यमान मतलब जिसको इंग्लिश में मास बोलते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे m1 लिखा है। और ए मतलब ए है, पिंड ए है, उसका द्रव्यमान m1 है और तथा उसका प्रारंभिक वेग u1 है। ठीक है, अभी देखो वहाँ पे द्रव्यमान दो, मतलब वस्तु दो है वहाँ पे, इसकी वजह से वहाँ पे उसको m1 m2 या u1 और u2 ऐसा नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे दो पिंड है, एक ए वाला पिंड है और दूसरा बी वाला पिंड है। तो उसका जो द्रव्यमान है पहले का, तो पहला रहेगा ना m1 रहेगा और दूसरे का क्या रहेगा, m2 रहेगा। और पहले का शुरुआत वाला वेग, प्रारंभिक वाला मीन्स जो शुरुआत में वेग होता है जब हम बल लगाते हैं, तो उसमें u1 हो जाएगा और दूसरे का क्या हो जाएगा, फिर u2 हो जाएगा। बराबर ना। तो देखिए संवेग के सूत्र के अनुसार देखिए फिर क्या हो जाएगा, ए का प्रारंभिक वेग, अगर ए का हम प्रारंभिक वेग करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 u1 हो जाएगा। बराबर ना, m1 और u1, क्योंकि उसका प्रारंभिक वेग और द्रव्यमान, क्योंकि वेग क्या होता है, द्रव्यमान के ऊपर आधारित होता है ना, तो इसलिए वहाँ पे m1 और u1 हो जाएगा। और b का प्रारंभिक वेग फिर देखिए वहाँ पे m2 और u2 हो जाएगा। तो जिस समय पे देखिए दोनों पिंडों की अगर परस्पर टक्कर होती है, आपस में अगर वो एक दूसरे को टकराते हैं, तो समय पे देखिए पिंड ए पर पिंड बी के कारण F1 प्रयुक्त होने पर पिंड ए त्वरित हो जाता है। यानी देखिए बी क्या हो गया पता है, बी का बल ए के ऊपर लग गया। ठीक है ना, तो बी वाला बल क्या हो गया, मान लो ए पे लग गया, तो फिर वहाँ पे क्या प्रयुक्त हुआ था, F1 प्रयुक्त हुआ। बराबर ना। तो जब बी उसको ए को टक्कर मारेगा तो ए क्या हो जाएगा, त्वरित होगा, यानी उसमें गति आ जाएगी। बराबर ना, क्योंकि बी ने उसको क्या कर दिया है, ए पे मान लो ढकेल दिया है, या तो उसके ऊपर बल लगाया, तो ए में क्या आ जाएगा, वह त्वरित होगा, यानी उसके वेग में परिवर्तन होगा। पहले थोड़ा सा स्लो था, तो जब उसने धक्का दिया तो उसका स्पीड ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि त्वरित हो गया। और उसका वेग फिर देखिए बाद में क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। v1 मीन्स उसको बोलते हैं अंतिम वेग। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में जो वेग था तो वो प्रारंभिक वेग हो गया, और बाद में उसको जब मतलब धक्का दिया, जो भी किया गया, उसके बाद में उसका क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। यानी कि उसके बाद में जो भी उसका मतलब जो वेग बढ़ेगा तो उसका वो सब क्या हो जाएगा, एक अंतिम वेग हो जाएगा। इसके लिए वहाँ पे उसको हम बोलते हैं v1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पिंड ए का टक्कर के पश्चात संवेग देखिए फिर क्या हो जाएगा पता है, m1 v1 हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत वाला वेग था उसी हिसाब से उसको ऐसा कुछ किया नहीं गया। उसको बाद में क्या किया गया था, F1 लगाया गया ना, F मीन्स क्या हो गया, उसके ऊपर बल लगाया गया, और जब बल लगाया गया तो उसके वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ ना, तो इसलिए ए का क्या हो जाएगा, m1 v1। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए क्या होता है कि न्यूटन के गति के संबंध के तीसरे नियम के अनुसार देखिए पिंड ए भी पिंड बी पर समान विपरीत बल दिशा प्रयुक्त करता है, तो उस समय उसके संवेग में परिवर्तन होता है। माना कि उसका वेग वहाँ पे v2 हो जाएगा। तो शुरुआत में देखिए हमने क्या पढ़ा था कि बी ने क्या किया, ए के ऊपर मतलब बल डाला था, तो अभी यहाँ पे ए क्या होगा, बी के ऊपर डालेगा, तो देखिए बी का फिर क्या हो जाएगा कि बी के टक्कर के पश्चात उसका संवेग m2 और v2 हो जाएगा, क्योंकि ए ने किसको धक्का दिया, बी को दिया। तो बी का क्या था, देखिए वहाँ पे m2 था और ये u2 था, तो ये m2 और ये उसका वेग फिर वहाँ पे देखिए जब उसको मारेगा धक्का तो इसका वेग v2 हो जाएगा। बराबर कि नहीं, तो उसका यानी कि अंतिम वेग v2 हो जाएगा। तो इसलिए उसके टक्कर के पश्चात देखिए फिर क्या हो जाएगा, m2 v2, क्योंकि m2 ये b का द्रव्यमान है और v2 ये b का वेग है। और यदि पिंड पर बल वहाँ पे मान लो देखिए क्या हो गया, F2 प्रयुक्त हो गया। क्या प्रयुक्त हो गया, F2 अगर वहाँ पे प्रयुक्त हो गया है तो देखिए फिर क्या हो गया, F2 बराबर -F1। ठीक है, F2 बराबर देखिए फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -F1। तो अभी देखिए उसमें m2 a2, ए यहाँ पे देखिए क्यों आया, क्योंकि जो हमने तीसरा नियम पढ़ा था, न्यूटन का जो तीसरा नियम था, F बराबर m गुना ए वाला था। नहीं, दूसरा नियम, F बराबर m गुना ए, ये दूसरे नियम के हिसाब से सूत्र है। तो यहाँ पे देखिए m2 a2 आया बराबर, क्योंकि बल का जो सूत्र होता है, अभी यहाँ पे देखो ये कैसा आया पता है, ये आप कंफ्यूज होंगे कि F2 में देखिए वहाँ पे m2 a2 आया है और F1 में m1 a1 आया है। तो क्यों आया है, क्योंकि F बराबर ma,
ये सूत्र है, ध्यान रखना है आपको। F बराबर ma, इसके पहले हमने सूत्र पढ़ा है बल का सूत्र। बल बराबर क्या हो जाता है कि द्रव्यमान गुना त्वरण होता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे देखिए ये m2 और a2 आया है बराबर माइनस m1 और a1 आया हुआ है। m2 का ज्ञात करना है तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो a2 होता है, ठीक है, तो उसका देखिए फिर क्या हो जाएगा, ये v2 माइनस u2, ठीक है। अब ये उस सूत्र के अनुसार वहाँ पे हो जाएगा। ये v1 वाला हमने जो पढ़ा था ना त्वरण वाला, तो त्वरण के हिसाब से देखिए सूत्र वहाँ पे चेंज हो जाएगा a2। तो a बराबर क्या होता है, देखिए ये v माइनस यू बराबर t होता है। तो उस ये सूत्र के हिसाब से, यानी कि देखिए ये सूत्र के हिसाब से a बराबर v माइनस यू बटे टी, तो ये त्वरण का सूत्र है। तो त्वरण के हिसाब से फिर जहाँ जहाँ a है उस जगह पे देखिए ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे a2 है इसलिए यहाँ पे v2 माइनस u2 बटे क्या हो गया, t हो गया है। और बराबर ये m1 है तो ये m गुना फिर वहाँ पे v1 माइनस u1, क्योंकि वहाँ पे एक एक है तो यहाँ पे भी एक एक हो जाएगा बटे t हो जाएगा। तो ये किस हिसाब से आया, वहाँ पे a बराबर v माइनस u, वो उसके हिसाब से वहाँ पे आ चुका है, ठीक है। फिर अभी देखिए वहाँ पे क्या हो जाएगा कि m2 बराबर देखिए v2 माइनस u2 बराबर m1 और v माइनस u1 हो जाएगा। तो टी समान है तो वहाँ पे कट जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए अभी हम क्या करेंगे कि जो v2 m2 v2 और m2 u2 ऐसे दोनों को क्या करेंगे, दो वाले को हम एक साथ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम गुना करेंगे। m2 का गुना अगर v2 के साथ में हो गया तो m2 v2 हो जाएगा। m2 का गुना u2 के साथ में करेंगे तो m2 u2 हो जाएगा। फिर ये m1 का गुना v1 के साथ में करेंगे तो m1 v1 हो जाएगा। और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस आएगा। m1 u1 फिर क्या हो जाएगा, m1 u1 हो जाएगा। और उसके बाद में देखिए अभी हम इस पर जोड़ देंगे m2 v2 प्लस m1 v1। अभी मतलब ये वेग वाला अलग करना है, अंतिम वेग वाला अलग करना है और प्रारंभिक वेग वाला करना है। तो इसलिए वहाँ पे देखिए m2 v2 प्लस m1 v1, और जो प्रारंभिक वेग वाला है उसको हम अलग करेंगे m1 u1 प्लस या क्या हो जाएगा यहाँ पे m2 और v2। तो ये कुछ ऐसे कि जो संवेग में जो बदलाव होता है उसके हिसाब से वहाँ पे बताने का कोशिश किया गया है। तो होता क्या है देखिए कि कुल अंतिम संवेग का परिणाम देखिए क्या होगा, बराबर कुल प्रारंभिक संवेग का परिणाम। जो अंतिम वेग का परिणाम होता है उसका संबंध किसके साथ में रहेगा, जो शुरुआत में रहता है, क्योंकि शुरुआत में जिस हिसाब से रहेगा अंत में भी उसी हिसाब से कुछ उसमें बदलाव हो सकता है। अतः यदि दो पिंडों को बाह्य बल कार्यरत न हो तो उसका प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग समान होगा। यानी कि बाह्य बल अगर आप कुछ भी नहीं लगा रहे हैं तो वहाँ पे शुरुआत वाला वेग और अंतिम वाला वेग समान ही रहेगा ना, उसमें कोई बदलाव वहाँ पे होगा ही नहीं। यानी कि पिंडों की संख्या कितनी भी होगी तब भी यह कथन क्या है, सत्य है। अगर पिंडों की संख्या अगर 1 है, 2 है, 1000 है, लाख है, कितना भी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने वहाँ पे बल ही नहीं लगाया गया तो उसका जो शुरुआत वाला वेग और अंतिम वाला वेग उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। फिर दो पिंडों की अन्योन्य क्रिया होते समय यदि उन पर कोई बाह्य बल कार्यरत ना हो तो उनका कुल संवेग स्थिर रहता है, वह बदलता नहीं है। यानी कि अगर बाह्य बल अगर उस पर ना लगाया जाए तो अगर बाह्य बल अगर उसके ऊपर कार्यरत नहीं है तो उसका जो संवेग होता है ना वो स्थिर होगा, मतलब बदलेगा नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा। क्योंकि वहाँ पे बाह्य बल, आप बाहर से कोई ताकत नहीं लगा रहे हो ना, बाहर से आप कोई बल वहाँ पे लगा ही नहीं रहे हो, तो उसमें फिर किस प्रकार का बदलाव होगा, कुछ भी नहीं होगा। उस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर यह देखिए न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम का यह उपसिद्धांत है। तो देखिए क्या है कि यह न्यूटन के गति संबंधी तीसरे नियम का उपसिद्धांत है कि टक्कर होने के पश्चात भी संवेग देखिए वहाँ पे स्थिर होता है। क्या होगा कि टक्कर होने के पश्चात भी देखिए वहाँ पे क्या होता है कि वह संवेग स्थिर रहता है, और टक्कर होने वाले पिंडों में वो पुनर्वित होता है, और एक पिंड का संवेग कम होता है तो दूसरे पिंडों का संवेग बढ़ जाता है। इसलिए सिद्धांत निम्नानुसार भी प्रतिपादित कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है कि एक दूसरे की जहाँ पे जो टक्कर होती है ना, तो टक्कर होते समय मतलब एक पिंड का संवेग क्या हो जाएगा, वहाँ पे कम होगा, मतलब जिसने धक्का दिया है यानी जिसने बल लगाया है। तो जिसके ऊपर बल लग गया वो तो क्या हो गया, उसका संवेग बढ़ जाएगा, वेग बढ़ जाएगा ना। और जिसने वो भी मतलब धक्का दिया है या तो जो वेग बल उसमें लगाया है तो उसका संवेग वहाँ पे थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए उसका सिद्धांत देखिए क्या हो जाएगा
यदि दो पिंडों की टक्कर होती है तो उनका टक्कर के पूर्व का कुल संवेग उनके टक्कर के पश्चात के कुल संवेग के बराबर होता है। यानी कि देखिए, जो पहले जब टक्कर के पूर्व, टक्कर होने से पूर्व जो भी मतलब उसके अंदर जो संवेग होता है, कुल संवेग, और जब टक्कर देने के बाद में जो कुल संवेग होता है, वो दोनों का मान समान हो सकता है। ठीक है, यानी कि टक्कर देने से पहले, टक्कर देने के पाल का जो बाद का जो संवेग होता है दोनों का, वो समान हो सकता है। तो देखिए, ये सिद्धांत समझने के लिए बंदूक से दागी गई गोली उदाहरण पर विचार करते। जब द्रव्यमान m1 की गोली द्रव्यमान m2 के बंदी से दागी जाती है, तब वेग से आते जाते समय उसका m1 v1 हो जाएगा। गोली दागने के पूर्व और गोली स्थिर रहने के कारण प्रारंभिक संवेग 0 होगा और कुल संवेग 0 होगा, और गोली दागने के पश्चात उपयुक्त नियम के अनुसार कुल संवेग भी 0 होगा। अतः गोली आगे जाने के कारण बंदूक पीछे की दिशा में सरकती है। इस सरकने को प्रतिक्षेप कहा जाता है। बराबर है कि नहीं? मतलब जब बंदूक हम मारते हैं ना, तो बंदूक जब मारते हैं तो जितना वो तेज़ी से आगे जाता है उतना ही तेज़ी से पीछे जाता है ना, तो वेग क्या हो गया उसका? समान ही हो गया ना, तो उसमें कोई बदलाव वहाँ पे होता नहीं है। टक्कर के पश्चात और टक्कर के बाद में, टक्कर के पश्चात या टक्कर के पूर्व, तो जो भी वहाँ पे क्रिया होती है, जो भी उसका समय होता है, वो वहाँ पे समान होता है। जो तीसरा नियम लगता है, यानी कि जब हमने उस दिन पढ़ा ना, कोई बंदूक चलाता है तो जितना तेज़ी से गोली आगे जाता है उतना तेज़ी से पीछे उस इंसान को धक्का भी लगता है, या जैसे तोप होता है। तो ये सब तीसरे नियम का कमाल है। तो बंदूक प्रतिक्षेप अगर वेग v2 से ऐसी पद्धति से सरकती है तो देखिए होगा क्या, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर ये 0 होता है। यानी कि, या फिर ऐसा हम बोल सकते हैं v2 बराबर m1 बटे m2 गुना क्या हो जाएगा? v1 हो जाएगा। तो वही बस इसमें वही बताया गया है कि जो हमारा ये संवेग होता है उसका ये अविनाशिता का नियम यहाँ पे बताया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट्स इसमें कुछ आपको डाउट्स रहेगा तब आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद में हम जो है संख्यात्मक प्रश्न की बात करने वाले हैं।